हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर इंट्रोडक्शन लिया था और आज से हम हमारी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बेसिक केमिस्ट्री। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज का टॉपिक क्लास 10 से रिलेटेड बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री में मेनली हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो आपकी क्लास 9th में थोड़े बहुत पढ़ रहे हैं। तो बेसिक केमिस्ट्री में केमिस्ट्री से रिलेटेड बात करूं, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? आप बोल सकते हैं केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। क्या करेंगे इस ब्रांच में? ये बोलते हैं ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें आपको मैटर की बातें यानी स्टडी ऑफ मैटर से रिलेटेड बातें हो जाएगा केमिस्ट्री। अब नया वर्ड आपके सामने आ रहा है मैटर। मैटर के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा है, हम वापस उसको रिवाइज करते हैं। मैटर बोला जाता है स्पीसीज या फिर मैं किसी की भी बात करूं एनीथिंग which have mass and occupies space। स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है यानी उसके पास क्या होगा? वॉल्यूम। उसके पास वॉल्यूम हो। तो किसी के भी मैटर होने के लिए दो चीजें चाहिए। पहला, वो उसके पास मास हो, दूसरा वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो यानी उसके पास कोई ना कोई वॉल्यूम हो। ये दोनों चीजें होगी तो आप उसको मैटर नहीं कंसीडर कर सकते। एज एग्जांपल मेरे पास मार्कर है, मार्कर का कोई ना कोई मास है और जैसे ही मैंने इसको हाथ पे रखा तो ये कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई ना कोई जगह घेर रहा है, तो इसको आप एज ए मैटर कंसीडर करेंगे। आप, मैं, लैपटॉप, मोबाइल, टेबल, ये सभी के सभी इनमें मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ये सारे के सारे मैटर हैं। अब अलग अलग साइंटिस्ट आए और मैटर से रिलेटेड अपनी अलग अलग हाइपोथेसिस की बातें करते हैं। मैटर को अगर मैं डिवाइड करूं, मैटर को अगर मैं डिवाइड करूं तो डिवाइड करते करते एक लिमिट आ जाएगी, जिस लिमिट के बाद आप मैटर को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को वर्ड दे दिया जाता है एटम। एटम वर्ड देने के पीछे बहुत खास वजह है। एटम वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से। कौन सा ग्रीक वर्ड? एटम जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, वो ग्रीक वर्ड है एटम। और एटॉमिक का मीनिंग होता है नॉन डिविजिबल। एटॉमिक का मीनिंग होता है नॉन डिविजिबल, यानी ऐसे पार्टिकल जिसका आप फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते हैं, उसको आपने क्या बोल दिया? एटम। उसको आपने बोल दिया एटम। केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें आप स्टडी ऑफ मैटर की बातें करेंगे। मैटर मास होगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मैटर को डिवाइड करो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा एटम। एटम ग्रीक, एटम वर्ड जो है ग्रीक वर्ड एटोमिनो से है जिसका मीनिंग है नॉन डिविजिबल। अब एटम से रिलेटेड आगे बातें कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एटम। एटम से रिलेटेड पहली बात जो आपने अभी देखी वो ये देखी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। दूसरी, एटम को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं, एटम का रिप्रेजेंटेशन लेके चलूं तो दो, सपोज एटम है x, रिप्रेजेंट किया जाता है x z और यहां पर वैल्यू लिख दी जाती है a। या फिर इसी को यूं कर सकते हैं एलिमेंट x a। अब देखो मैंने वर्ड यूज लिया है एलिमेंट, तो एक चीज क्लैरिफाई कर दूं मैं। एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला नहीं मिलेगा।
इसके साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगी। और ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स इज नॉन एज एलिमेंट। यानी सिमिलर टाइप के जो एटम होंगे जिनमें कोई भी केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका क्या, एलिमेंट, वो हो जाएगा एलिमेंट। अगली बात एलिमेंट से रिलेटेड बात। अब मैंने यहां पर बोला एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन कुछ एटम ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं या अकेले रहते हैं। वो जो है वो है नोबल गैसेस, वो है नोबल गैसेस, या फिर आप उनको इनर्ट गैसेस बोल सकते हैं, या फिर आप उनको इनर्ट गैसेस बोल सकते हैं। कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप सब मूवी देखते हैं और मूवी में बहुत सारी हीरोइंस वगैरह, पुराने टाइम की हीरोइंस अलग थी और आज के टाइम की हीरोइंस अलग है। पुराने टाइम में हीना, नीलम वगैरह हुआ करती थी। आप अगर अपने मम्मी पापा से पूछते हैं तो मम्मी पापा आपको अपने फेवरेट हीरोइंस में कहीं ना कहीं हीना और नीलम का नाम जरूर लेंगे। हाँ, ये बात है कि मम्मी की फेवरेट नहीं हो सकती लेकिन पापा की फेवरेट कंफर्म हो, तो हीना और नीलम क्या बात है। और आज के टाइम में अगर आपसे पूछ लें तो आपको करीना, कैटरीना ये दिखती है। तो याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं हीना, नीलम और करीना जी राय। आप ऐसे याद रख सकते। ये बात होगी एटम। अब मैंने दो चीजें रिप्रेजेंट की है, एक Z और एक Y। मैंने बोला X तो यहां पर है एलिमेंट, और एलिमेंट से रिलेटेड बात मैंने बोल दी है, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स व्हिच आर नॉट केमिकली बॉन्डेड इज नोन एज एलिमेंट। X हो गया एलिमेंट। Z होता है एटॉमिक नंबर। Z हो जाएगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कहां से आता है? एटॉमिक नंबर से रिलेटेड बोला जाता है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स which are present in a nucleus of an atom is known as its atomic number। यानी कोई भी एटम लो, उसके न्यूक्लियस में देखो कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अगला A दिख रहा है, A होता है मास नंबर। मास नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर तो आपने बोल दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर हो जाएगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा? मास नंबर बोला जाता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का जो टोटल होगा उसको आप बोलेंगे मास नंबर। ये हो गया एटम का रिप्रेजेंटेशन। और मैंने बोला एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये सारी बातें यहां पर आती हैं। अब मैं बात करूं, मैंने बोला एटम में न्यूक्लियस भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, तो वो कैसे अरेंज रहते हैं वो देखते हैं। कुछ ऐसा होता है एटम, साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा एटम को एज्यूम किया, सेंटर में जो प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में दो टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो प्रोटॉन जिस पर चार्ज होगा पॉजिटिव, एक न्यूट्रॉन जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, चार्ज में बात करूं जीरो। और इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उन पार्ट्स को बोला जाता है शेल। ये हो जाएगी आपकी शेल। तो सबसे बाहर वाली शेल दिख रही है, मैं बोलूं आउटर मोस्ट शेल। जो सबसे बाहर वाली शेल दिख रही है आउटर मोस्ट शेल, उस आउटर मोस्ट शेल को बोला जाता है वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल को आप वर्ड देंगे
वैलेंस शेल। ये वैलेंस शेल अभी हम आगे यूज लेंगे। एटम में आप बोल रहे हैं सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ जिनको शेल कहते हैं। और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव में। आउटर मोस्ट शेल जिसको आप बोल देंगे वैलेंस शेल। अब एक खास बात बोलूं एटम से रिलेटेड एक बात आती है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी एटम पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। चार्ज की बात करोगे, देखो एटम में दो ही चार्ज पार्टिकल है, या तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। कोई चार्ज नहीं है, यानी जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। आप बोल सकते हैं जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, तो मैं बोल सकता हूं जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन और उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। ये बात भी अभी हम यूज लेंगे। तो मैं आगे चलूं, मैंने बोला शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं? हमें कैसे पता चलेगा कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे? उसके लिए छोटा सा फार्मूला है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, where n इज इक्वल टू होता है शेल नंबर, यानी उस वाली शेल का नंबर जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देख मैं लेके चलूं वैल्यू ऑफ n, नेम ऑफ द शेल, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेल जो स्टार्ट होती है वो होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3। वैल्यू 1, 2 और क्या हो जाएगा 3। इनको नेम दिए जाते हैं ऐसे k, l, m, ऐसे कंटिन्यू चलता है। k शेल या n इज इक्वल टू 1, मैं फार्मूला पुट अप करूं 2n स्क्वायर, 2 square of 1 is equal to total number of electrons in K shell are 2. Next 2n square, 2 square of 2 is equal to 4 into 2 8, 2n square, n is equal to 3, square of 3 2 into 9 is equal to 18। ऐसे कंटिन्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल। अब मैं कंटिन्यू करूं आगे एटम से रिलेटेड एक बात जो अभी हमने की। मैंने बोला एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, एटम अकेला नहीं रह सकता है नॉबल गैसेस को छोड़कर। तो अकेला नहीं रह सकता है तो एटम क्या करेगा? किसी और एटम के साथ कंबाइन होगा। एटम कंबाइन फॉर्म में मिलेगा। ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है इसको बोला जाता है वैलेंस। इसको बोला जाता है वैलेंस, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम with any other atom, with any other atom is known as its valency। अब वैलेंसी डिपेंड किस पे करती है? पहले मैं एग्जांपल ले लूं। एग्जांपल में मैं बोलूं सपोज मेरे पास वाटर यानी H2O, ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। तो यहां पर वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, दो टाइप के एलिमेंट दिख रहे हैं, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, और इधर ले लो मैं वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। देखो ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच है, कितने एटम से डायरेक्टली अटैच है, 1 और 1 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। हाइड्रोजन डायरेक्टली कितने एटम से अटैच है, एक ही ऑक्सीजन से, ये वाला इधर एक से, ये वाला इधर एक से, लेकिन एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से अटैच होता है, तो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 1। अब देखो वैलेंसी डिपेंड किस पे करती है, वैलेंसी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है वैलेंस। कैसे, हर एक एटम ये चाहता है कि उसका आउटरमोस्ट शेल फुलफिल्ड रहे, पूरा भरा हुआ फुलफिल्ड रहेगा, पूरा भरा हुआ रहेगा, तो नोबल गैस का जैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, उसको किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, किसी और से कंबाइन नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए वो स्टेबल होने के लिए या तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं।